फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत जिसे कहते हैं, फिजिक्स की दुनिया जिसे कहते हो। फिजिक्स की दुनिया कैसी है? तो पहले अपनी दुनिया कैसी है। फिजिक्स की दुनिया तो बाद में जानेंगे, पहले जानो अपनी दुनिया कैसी है। तो जो ये अपनी दुनिया है, अपना जो वर्ल्ड है, अपना संसार है, बहुत ही राज इसमें है। इतने राज छुपे हुए हैं कि अभी भी हम हर एक राज को, जितने राज को जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही नए नए राज इससे निकल कर आते हैं। तो फिजिक्स ने क्या किया है? फिजिक्स एक ब्रांच बना दिया गया साइंस का, जिसमें ये अध्ययन किया गया कि इस दुनिया के जो राज हैं, उस राज के पीछे कारण क्या है। मतलब फिजिक्स के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, इसके जो राज हैं, उसके पीछे किसका हाथ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो हमको जादू सा लगता है, अगर हम उस चीज़ के बारे में नहीं समझते तो हमको लगता है कि एक मिरेकल है, एक जादू। तो फिजिक्स सिंपली एक तरीका है, एक चीज़ है जो क्या करता है, सीधा और सीधा ये जानकारी देता है कि कोई भी घटना है वो कैसे हो रही है। एक्चुअली व्हाट इज फिजिक्स में हम पढ़ें अगर कि फ़िज़िक्स क्या होता है, तो फिजिक्स जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग नेचर। और फिजिक्स ये एक ब्रांच है साइंस का, ब्रांच ऑफ साइंस। और ये जो साइंस है, ये साइंस लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू नो। अब मैं दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करूँ, साइंस और फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स क्या है, साइंस के अंतर्गत आता है, तो साइंस की जो चीज़ है वो फिजिक्स के अंतर्गत तो है ही, फिजिक्स में है ही। तो फिजिक्स है क्या? फिजिक्स तो नेचर है, लेकिन साथ में साइंस को कंबाइन किया, टू नो, जानना। मतलब फिजिक्स का मतलब है इस नेचर को जानना। ये जो प्रकृति है कैसी है, प्रकृति का मतलब ही सीधा वर्ड है, संसार है, ठीक है। तो ये संसार कैसा, मतलब ये नेचर कैसा है, उसके बारे में ही जानना, ये फिजिक्स होता है। फिजिक्स का मतलब अगर हम परिभाषा करें, कहें कि क्या है, तो ये है, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ नेचर and its phenomenons. प्रकृति और उसमें होने वाली घटनाओं का जो अध्ययन होता है, उसी को कहा जाता है फिजिक्स। अच्छा, बात आती है साइंस। साइंस का मतलब हमने जैसा बताया कि ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी किसी के बारे में जानकारी हासिल करना, किसी को जानना। लेकिन कैसे जानना, उसका कैसे अध्ययन करना, उसको कैसे समझना, उसका एक तरीका होता है। तो फिजिक्स की परिभाषा पढ़ने के बाद जानते हैं साइंस क्या होता है। तो साइंस, जैसा कि मैंने बताया, साइंस एक लैटिन वर्ड होता है और इसका मतलब होता है टू नो। साइंस का मतलब क्या है? टू नो, किसी चीज़ को जानना। लेकिन कैसे जानना? एक सिस्टमेटिक वे में जानना। मानो अपने आसपास होने वाली सभी नेचुरल फिनोमिनन, यानी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हमेशा सोचता रहा है, हमेशा उसके बारे में चिंतित रहा है। जैसे कि डेली सनराइज सनसेट होना, या फिर अर्ली कैसे मौसम बदलते हैं, सीजन्स चेंज कैसे होते हैं, इसके बारे में जानना। या फिर जैसे मून है और अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, ये सब इनका रिवॉल्व होना, घूमना, इन सभी घटनाओं के बारे में हमेशा सोचता रहा है। और उन सभी का उसने एक सिस्टमेटिक वे में अध्ययन किया, स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो नॉलेज उसने गेन किया, गेन करने के बाद
अगली पीढ़ी जब आई, उस पीढ़ी ने उस नॉलेज को तो जाना ही जाना, साथ में उसने कुछ नए आइडियाज़ जोड़े उसमें, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन इस नॉलेज को ट्रांसफ़र करते गए और उसमें कुछ नए आइडियाज़ को जोड़ते जाना, इसी को कहते हैं साइंस। ओके, मतलब साइंस का अगर हम परिभाषा की बात करें कि साइंस की परिभाषा क्या होती है, तो साइंस की परिभाषा का मतलब हो जाएगा द नॉलेज गेन्ड which has been transferred from generation to generation, each generation adding new facts in it is known as science. ओके, अच्छा, साइंस में किसी भी फैक्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होता है। ये ऐसा नहीं कि जैसा मर्जी वैसा पढ़ते चले जाओ, उसका एक सिस्टम है, एक तरीका है, और उस तरीके को नाम दिया गया है साइंटिफिक मेथड, द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक विधि जिसे कहते हो। किसी भी नॉलेज को जो साइंस में हम एक्वायर्ड करते हैं, वो जो नॉलेज है उसको कुछ स्टेप्स के द्वारा क्लियर किया जाता है, समझा जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तब वो साइंस कहलाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ देखा और उसी को साइंस नाम दे दिया, ऐसा नहीं। उसको आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक वे में अध्ययन करना है, और वो वे क्या है जिसको नाम देते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस। सेकेंड स्टेप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड स्टेप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव रीजनिंग। फोर्थ स्टेप मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिफ्थ स्टेप वेरिफिकेशन। और फॉल्सिफिकेशन। और आखिरी स्टेप आपका हो जाएगा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन इफ नेसेसरी। इफ नेसेसरी। ये स्टेप्स जो हैं इसी को नाम दिया गया है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में पहला स्टेप होता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। कोई भी नेचुरल फिनोमेना है, कोई भी घटना है, उसका आपको एक सिस्टमेटिक वे में ऑब्जर्व करना, उसको देखना है, समझना है। देन उसी तरह की घटना को आपको तैयार करना है अपने लैब में। ठीक है, लैब में उस तरह की घटना को आप तैयार करेंगे और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसा एक्सपेरिमेंट? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट यानी लैब में उस घटना का आप फिर से ऑब्जर्व करोगे, उसको फिर से रिपीट करोगे। जो आप बाहर प्रकृति में देखो उस घटना को आप लैब में देखोगे। ठीक है, ऐसा आपको मॉडल तैयार करना है। मॉडल तैयार करके और फिर उसके बारे में उसी तरह की घटना को वहाँ लैब में देखना है। देखने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को समझना है। ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी समझ रहे हैं। क्वालिटी का मतलब उसकी गुणवत्ता कैसी, और क्वांटिटी मतलब जिसका मतलब होता है, आप समझ सकते हो कि कुछ नंबर्स की बात हो रही है तो उसकी क्वालिटी यानी उसके गुण को समझना है और इसके अलावा उसकी क्वांटिटी को समझना है। फिर
उस पर बेस्ड आपको क्या करना है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है उसकी, उस पर फार्मूला बनाना है, उसका एक फार्मूला देना है। फार्मूला देने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसका वेरिफिकेशन करना है, यानी वो फार्मूला अप्लाई करके फिर चेक करना है कि क्या हमारा रिज़ल्ट सही है। हमारा जो लैब का एक्सपेरिमेंट हमने जो किया और बाहर वाली जो घटना है उसका आप वेरिफिकेशन करोगे कि क्या सही है या वो गलत है। अगर सही है देन इट इज़ साइंस, एक नियम बन गया, और अगर गलत है तो उसमें आपको क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। अगर नेसेसरी हो तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना उस नियम को। ठीक है, इसका मतलब आप एक बात दिमाग में रख लीजिए कि नथिंग इज फाइनल, कुछ भी अंतिम चीज़ नहीं, अंतिम निर्णय कोई भी नहीं होगा। सबके पास चांस है। आप लोग किसी भी नियम को, अगर आपको लगता है कि ये नियम गलत है तो उसका आप सिस्टमेटिक वे में यानी साइंटिफिक मेथड के द्वारा अध्ययन करके उसका फॉल्सिफिकेशन करके उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना नथिंग इज फाइनल, नथिंग इज फाइनल इन साइंस। साइंस में कुछ भी अंतिम नहीं है, फाइनल नहीं है, हर एक नियम में बदलाव हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इस पर कुछ हम एग्जाम्पल्स समझें। जैसे कि बात करें, सबसे पहले जो अर्थ होता था उसको फ्लैट समझा जाता था, एकदम से समतल है अर्थ, जैसे टेबल होता है ना, टेबल की तरह समझा जाता था कि एकदम फ्लैट है अर्थ। लेकिन फिर देखा गया कि सी में, समुद्र में बहुत दूरी पर यानी डिस्टेंट शिप्स जो होते, जब उनको देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो उस कॉन्सेप्ट को बदला गया और कहा गया कि अर्थ फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है। एक मॉडिफिकेशन किया गया। बाद में फिर जब मैथमेटिकल मॉडलिंग की गई और स्मॉल जी का नाम तो सुना होगा, जिसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी की वैल्यू की बात आई तो उस जी की वैल्यू को जब टेस्ट किया गया तो क्या देखा गया, अलग अलग अर्थ के अलग अलग प्लेस पर जी की वैल्यू अलग अलग है। फिर उसमें करेक्शन किया गया। फिर अर्थ का जो कॉन्सेप्ट था कि अर्थ को पहले फ्लैट समझा गया, फिर स्फेरिकल समझा गया, उसमें भी और मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन करके बताया गया कि जो अर्थ है वो ऑब्लेट स्फेरॉइडल है। ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइडल मतलब ना एकदम गोल है, यानी ना तो एकदम स्फेयर की तरह है, ना ही फ्लैट है, स्फेरिकल है बट कद्दू जैसा। कद्दू समझ रहे ना, ऊपर से दबा हुआ, नीचे से दबा हुआ, इस तरह से अर्थ। ओके, इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पहले समझा जाता था कि ये जो वर्ड है, ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, ये जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक मतलब उसका जो सेंटर है वो अर्थ है। पहले समझा जाता था कि इस पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर है वो क्या है, अर्थ है। तो ये जो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है इसको चेंज किया गया बाद में और उसको बनाया गया हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक का मतलब कि सन को सेंटर पर रख दिया गया। ये जो वर्ड है, ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का जो सेंटर है उसको कहा गया कि इसका सेंटर सन है, और बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग अर्थ क्या करती है, इसके अराउंड रोटेट करती है और सन को स्टेशनरी मान लिया गया। तो देखा, जियोसेंट्रिक वाला जो कंसेप्ट था उसको चेंज किया गया हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो ये काम हुआ जब कॉपरनिकस और गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन किया। कॉपरनिकस और गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन के बाद ये कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया कि ये जो यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक ना हो करके हेलियोसेंट्रिक है, यानी इसका सेंटर क्या है, सन है। इसी तरह से और भी कॉन्सेप्ट, जैसे कि बात करें, न्यूटन ने कार्पस्कुलर थ्योरी दी थी लाइट के बारे में, जो शैडो फॉर्मेशन होता है। शैडो फॉर्मेशन के ऊपर इन्होंने बताया कि ये जो लाइट है वो कार्पस्कुलर से मिलकर बनी हुई, यानी एक पार्टिकल के फॉर्म में है, जिसको कार्पस्कुलर नाम दिया था। बाद में जब डिफ्रैक्शन का अध्ययन किया गया तो डिफ्रैक्शन में देखा गया कि जो लाइट है वो पार्टिकल ना होकर के एक वेव फॉर्म में है,
उसकी नेचर वेव नेचर है, और उस थ्योरी को यानी लाइट की जो थ्योरी थी उसको चेंज किया गया, कार्पस्कुलर थ्योरी को हटा करके फिर कहा गया कि वो उसमें हाइगेंस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी उसके वेव नेचर को बताने वाले हाइगेंस थे, तो हाइगेंस की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। बाद में फिर देखा गया कि एक और घटना आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब अध्ययन किया गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फिर देखा गया, तो उसमें लाइट की फिर से एक नई थ्योरी आई, उसमें देखा गया कि लाइट एक पार्टिकल के रूप में है और उसको नाम दिया गया फोटान या क्वांटा। तो फोटान वाली थ्योरी आ गई जिसे प्लैंक ने दिया था, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, यानी कि तब लाइट की क्वांटम थ्योरी चलने लगी। बाद में एक साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली ने इस बात को और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और कहा कि जो लाइट है वो डुअल नेचर की है, उसका पार्टिकल नेचर भी है और ये जो वेव नेचर ये भी है, दोनों नेचर है। तो इस तरह से लाइट के कंसेप्ट को भी बारी बारी से चेंज करते हुए देखा गया। समझ में आ रहा? यानी कि इस तरह से आप समझ सकते हो कि नथिंग इज़ फाइनल इन साइंस। साइंस में कोई भी कंसेप्ट फाइनल नहीं है, अगर समय समय पर ज़रूरत पड़ी तो उसमें मॉडिफिकेशन होता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से और भी समझ सकते हैं, जैसे कि न्यूटन का नाम तो आपने सुना ही होगा। न्यूटन की क्लासिकल फिजिक्स है, उन्होंने पूरा थ्योरी दिया क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, और क्लासिकल फिजिक्स में जो लॉज ऑफ मोशन इन्होंने बताए थे, वो लॉज ऑफ मोशन आप समझते हैं कि हमेशा सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, लाइट की स्पीड जानते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो अगर उसके कंपैरिजन का स्पीड वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। क्लासिकल थ्योरी फेल हुई तो वहाँ पर रिलेटिविटी आ गई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे आइंस्टाइन ने दिया, उन्होंने एक नया ही कंसेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि एक कोऑर्डिनेट बनाया स्पेस टाइम वाला, तो स्पेस टाइम कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने रिलेटिविटी को दे दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्स में जितने भी साइंस के नियम बने हैं वो कोई भी फाइनल नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें मॉडिफिकेशन होता रहेगा। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप कितना है ये जानते हैं। तो द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वाइड, बहुत विस्तृत है। इसमें अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सब जो प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस हैं, इनके रेंज बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हम बात करें लेंथ की रेंज, तो ये 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻26 मीटर, इतना रेंज है, बहुत ज़्यादा, यानी सबसे कम छोटे से लगा करके बहुत बड़ा। तो 10⁻⁻15 मीटर जो है एक्चुअली ये है साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जानते हैं, नाभिक जिसे कहते हो। प्रत्येक जो परमाणु होता है उसके बीच में एक सेंटर पे एक नाभिक होता है जिसमें लगभग परमाणु का समस्त मास यानी टोटल मास उसी पर रहता है और टोटल चार्ज भी उसी पर रहता है। फिर 10⁻26 इसकी बात करें, दिस इज साइज ऑफ यूनिवर्स। तो आप समझ सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻26 मीटर मीन्स लेंथ की जो रेंज है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा, वेरी वाइड। इसी तरह से बात करें मास की रेंज क्या होगी, तो मास भी बहुत छोटे से लगाकर बहुत बड़े तक होता है। जैसे ये 10⁻⁻30 kg टू 10⁻+30 kg, इतना लंबा रेंज है मास का।
10⁻30 kg ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन ही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 10⁻30 kg ये किसका मास है भाई? तो जो 10⁻30 kg है दिस इज मास ऑफ सन। तो देख सकते हैं मास का भी रेंज काफ़ी हाई है। फिर बात करें टाइम, समय, टाइम का रेंज। तो जिस प्रकार लेंथ मास का रेंज बहुत ज़्यादा है उसी तरह से टाइम का भी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। ये होता है 10⁻⁻ 10⁻23 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड। ये होता टाइम का रेंज 10⁻23 सेकेंड से लगाकर 10⁻18 सेकेंड। ये 10⁻23 सेकेंड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्रॉस करने में यानी कि 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में लाइट के द्वारा कितना टाइम लगेगा? वो 10⁻23 सेकेंड है, यानी सबसे कम टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया है। और ये जो 10⁻18 सेकेंड है ये क्या है भाई? 10⁻18 सेकेंड जो है ये है दिस इज लाइफ ऑफ सन। लाइफ ऑफ सन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है यानी कि इस फिजिक्स में जो जो टर्म हम पढ़ते हैं उन सब का जो रेंज है बहुत ज़्यादा है। ये कहने का मतलब फिजिक्स का स्कोप बहुत वाइड है। जैसे लेंथ की बात करें, मास की बात करें, टाइम की बात करें, लेंथ 10⁻15 मीटर से लगाकर 10⁻26 मीटर तक होता है, यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस सबसे कम डिस्टेंस है, सबसे कम लेंथ है। और साइज ऑफ यूनिवर्स सबसे बड़ा लेंथ कंसीडर किया गया है अब तक। फिर मास की बात करें, मास जो होता है सबसे हल्का पार्टिकल जो होता है, सबसे लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वो 10⁻30 kg के लगभग। और जो अधिकतम जो मास देखा गया वो सन का मास है, वो 10⁻30 kg। टाइम इसी तरह से टाइम का जो रेंज है वेरी वाइड 10⁻23 सेकेंड, यानी ध्यान रखना सबसे तेज़ स्पीड अब तक जो कंसीडर किया गया वो लाइट का है। तो लाइट के द्वारा साइज ऑफ न्यूक्लियस को यानी कि ये जो 10⁻15 मीटर है इसको क्रॉस करने में, इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? वो 10⁻23 सेकेंड है, सबसे कम समय ऑब्जर्व किया गया है। और जो सबसे अधिक समय जो अब तक जाना गया है वो क्या है? लाइफ ऑफ सन, जो कि 10⁻18 सेकेंड होता है। ओके, अच्छा तब देख सकते हो कि ये कितना वाइड रेंज है इसका। अब इतना वाइड रेंज है, इसके बावजूद इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हैं। उन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को भी हम ईजिली अंडरस्टूड कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? उसके लिए 3 रीजन है। 3 रीजन कौन कौन से हैं? पहला है यूनिफिकेशन। अच्छा, ये यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? एक्चुअली बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हैं जिनका अगर हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े फिनोमेनन में देयर आर सम रेगुलरिटी एंड सिमेट्री। कुछ रेगुलरिटी और सिमेट्री हमको दिखते हैं। तो रेगुलरिटी और सिमेट्री होने के कारण हम कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब सिमेट्री का मतलब जैसे हम समझें, अगर एक सिंपल शब्दों में अगर मैथ्स में हम समझें, जैसे कि अपने पास लिखा गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इससे कितना भी बड़ा रेंज हो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो ये सिमेट्री दिख रही है एक तरह से हमको कि इसके बाद अगला स्टेप ये आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन्स हैं, उसमें
कुछ सिमिट्री दिखती है। तो जब सिमिट्री है तो आसानी से उसको हम समझ सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना तो भी हमारे समझ में आ सकता है। दूसरा चीज़ ये है, जो नेचुरल फिनोमेना है इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद इनको कुछ बेसिक लॉज के टर्म में ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और बहुत सारे फिनोमेनन्स ऐसे हैं, तो उनको अगर हमें समझना है तो हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं से सारे लॉज को हम एक्सप्लेन कर ले जाते हैं, इसलिए आसान है उसको समझना, स्कोप चाहे जितना हो। जैसे कि एक नियम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर लगभग सारे फिजिक्स के रूल्स, जितने भी फिजिक्स के फिनोमेनन्स हैं सबको हम पढ़ लेंगे। हर जगह आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो इस तरह से हमको कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी वाले फिनोमेनन मिले तो उनको हम क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन टर्म में हम आसानी से उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर इसी तरह से एक और तीसरा पार्ट, इसका तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है उसमें कई टर्म, उसको क्या करें, एक टर्म बाय टर्म उसको हम पढ़ते हैं और उसमें कुछ सिंपल थ्योरी होती है और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है। तो अगर हम उसको क्या करें, ब्रेक कर दें, जो छोटे छोटे कारण हैं उनको थोड़ा सा सेपरेट कर दें और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं के टर्म में अगर हम एक्सप्लेन करें तो भी हम जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है उसको, उसके पीछे क्या सिंप्लिसिटी है उसको हम भी अनफोल्ड कर सकते हैं अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक साथ पढ़ लें तो। ओके, तो ये 3 रीजंस हैं जिसके कारण फिजिक्स का जो रेंज है बहुत वाइड है, स्कोप बहुत वाइड है। इसके बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, इन 3 कारणों की वजह से उसको हम समझ सकते हैं। कौन कौन से कारण हमने पढ़े? तो हमने कारण में पहला कारण पढ़ा। पहला कारण ये देखा कि रेगुलरिटी और सिमिट्री होती है। जितने फिजिक्स के रूल्स हम पढ़ते हैं लगभग सारे रूल्स में रेगुलरिटी और सिमिट्री होती है, तो सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एक साथ हम पढ़ लेते हैं। फिर डाइवर्सिटी होने के बावजूद कुछ बेसिक लॉज के टर्म में ही हम सारे रूल्स को पढ़ सकते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर इसके अलावा जो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन में हम क्या करें कि उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके पीछे का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम समझ लें और कुछ सिंपल जो फैक्ट हैं उनको सिंपल यानी सेपरेट कर दें, तो उससे भी हम कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन के पीछे क्या सिंप्लिसिटी है उसको भी हम समझ सकते हैं, उसको भी अनफोल्ड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से 3 कारण है जिसके कारण इसका जो स्कोप ऑफ फिजिक्स बहुत वाइड होने के बावजूद भी हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ने के बाद फिर बात आती है एक्साइटमेंट क्या होगा इसका। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट तो समझ सकते हैं, हमको मज़ा कैसे आएगा। तो देखो फिजिक्स के जो रूल्स हैं जब उनका डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट होने के पीछे बहुत सारे एक्साइटिंग स्टोरीज़ मिली, बहुत सारे एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट मिले जिनको पढ़ने में मज़ा आता है, समझने में अच्छा लगता है। जैसे कि आपने एक बहुत फेमस स्टोरी सुना होगा कि न्यूटन जो थे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे तो थे नहीं पहले, लेकिन इनकी दुष्टता की वजह से इनके घर वालों ने क्या किया था, इनको भेज दिया था हॉस्टल में और वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद आए, इनका एक सेब का बगीचा होता था, उसी में पूरा दिन बैठे रहते थे। तो वन डे अचानक क्या हुआ, एप्पल उनके सिर पर गिरा और उसी के सिर पर गिरने से इनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने अर्थ की ग्रेविटी के बारे में बताया कि ये जो एप्पल नीचे गिरा या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरती है, वो किसके कारण, अर्थ के अंदर एक अट्रैक्टिव पावर है, उस पावर के कारण
वो गिरती है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी जिसे कहते हैं। तो ग्रेविटी के पीछे एक एक्साइटमेंट हमको मिला, एक सेब गिरा सिर पे और नियम बन गए, है ना एक्साइटिंग। इसी तरह से और भी कुछ बात करें, जैसे कि क्लॉक, घड़ी जो होता है, घड़ी में टाइम आप मेजर करते हो, तो इसका कंसेप्ट कहाँ से आया। पहले क्या होता था, चर्च में एक लैंप जब जलता था और लैंप को टांग दिया जाता था ऊपर, ऐसे टांग देते थे, तो हवा के कारण लैंप क्या होता था, हिलता था। लैंप जब हिलता था तो लैंप, लटका हुआ लैंप चर्च में जब हिलता था तो गैलीलियो ने इस पर दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद टाइम मेजरिंग डिवाइस यानी क्लॉक बना दिया। गैलीलियो ने इस पे सोचा। फिर और भी बात करें, जैसे कि आपने सुना होगा स्टीम इंजन के बारे में, जेम्स वाट ने जिसे बनाया था। जेम्स वाट ने बचपन में देखा था कि उनके घर में एक केतले में पानी रखा हुआ था, पानी उबल रहा था और जो केतली का जो लिड था, जो ढक्कन था, वो भी अप डाउन हो रहा था, रैटलिंग हो रही थी उसमें। तो जो द रैटलिंग ऑफ लिड ऑफ केतली काज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, मतलब कि केतली के ढक्कन का ऊपर नीचे होना, उसके कॉन्सेप्ट को समझा उन्होंने और जेम्स वाट ने, और क्या बना दिया, स्टीम इंजन बना दिया। कितने एक्साइटमेंट है भाई। इसी तरह से और भी बात करें, जैसे आपने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल्स पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा आर्किमिडीज का। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था वो कैसे आया, वो एक टैंक में नहा रहे थे, नहाते नहाते वो बहुत एक्साइटेड हो गए, उनके दिमाग में आइडिया आया, उन्होंने समझा उस बात को और नहाते नहाते अचानक वो इतना एक्साइटेड हो गए कि उठे और गली में दौड़ना शुरू कर दिए। कैसे नहा रहे थे पता नहीं, कितने कपड़े पहने थे नहीं पहने थे, और वो उठे और गली में दौड़ना शुरू कर दिया, चिल्लाने लगे यूरेका यूरेका, मतलब मुझे मिल गया, आई हैव फाउंड, मुझे मिल गया। जो वो खोज रहे थे, जो नियम बनाना चाहते थे, वो उनको मिल गया। मतलब कितने एक्साइटमेंट भरी हुई है फिजिक्स में, हर नियम के पीछे आपको एक्साइटमेंट मिलेगा अक्सर। जैसे कि बात करें आपने सरफेस टेंशन, बहरहाल अभी तो नहीं पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया, जब बारिश हो रही थी तो बारिश होने से क्या हुआ, जो उसकी बूंदें गिर रही थी वो स्पेयर के शेप में थी, तो स्पेयर के शेप में होने के कारण उससे आइडिया आया सरफेस टेंशन का, कि सरफेस टेंशन के कारण वो स्फेरिकल हो रही हैं। फिर और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि और भी कुछ, जैसे आप ढोल नगाड़े जो बजाते हैं उसको पीटते हैं तो साउंड आता है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझा गया कि जब ढोल को पीटते हैं तो उससे आवाज़ क्यों आ रहा है। फिर पता चला कि हाँ उसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के कारण साउंड होता है, तो साउंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वाइब्रेशन के द्वारा होता है। इसी के द्वारा नई इन्वेंशन हुए, जैसे ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, इन सबको बनाया गया, ग्रामोफोन लाउड स्पीकर को, कि वाइब्रेशन होगा तो साउंड निकलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे एक्साइटमेंट हैं इस फिजिक्स की दुनिया में जो भरे पड़े हैं। ठीक है।